हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूं और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको मनोविज्ञान का इतिहास बताया था और मनोविज्ञान के इतिहास में हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी, जैसे मनोविज्ञान का प्रारंभ कैसे होता है। 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी की जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना था, और 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में के जो मनोवैज्ञानिक हैं मनोविज्ञान को क्या मानते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, किसने स्थापित की, कहाँ स्थापित की, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो आप क्या करोगे, अगर इस चीज़ को जानना है तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर के पहले देख लोगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण, जो कि चैप्टर सेकंड है। यह आपका सी टैट, सुपर टैट, यूपी टैट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो इसके बारे में इसी वीडियो में आज हम इसको खत्म कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, ये बाल विकास में इसको क्यों दिया गया है। हालांकि जो वंशानुक्रम है एक बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन हम ये बायोलॉजी का चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, बच्चे की बॉडी पर इफेक्ट डालेगा और बच्चे की बॉडी पर जो इफेक्ट होगा वो बच्चे के सीखने पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए हम वंशानुक्रम को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। वंशानुक्रम होता क्या है? वंशानुक्रम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं उनसे माता पिता का अपने बच्चों की, माता पिता के गुणों का बच्चों में ट्रांसफर, बच्चों में स्थानांतरण जो होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से एक पीढ़ी के गुणों का स्थानांतरण दूसरी पीढ़ी में होना क्या कहलाता है? आपका वंशानुक्रम कहलाता है। तो वंशानुक्रम का मतलब यह है कि गुण कौन कौन से ट्रांसफर होंगे। गुणों का ट्रांसफर होने का मतलब यह है कि गुणों तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट हो गई, बच्चे का आकार हो गया, बच्चे का रंग रूप हो गया, बच्चे के अंदर जो कई प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं वो भी हो गई। तो ये सभी कारक क्या करते हैं? बच्चे के सीखने पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो उस बच्चे की हाइट अगर कम है, ठीक है, क्योंकि एक आनुवांशिकी चली आ रही है, तो वो क्या करेगा, एक मतलब आर्मी में भर्ती नहीं हो पाएगा, पुलिस फोर्स में भर्ती नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या करेंगी, बच्चे के भविष्य पर भी प्रभाव डालती हैं आनुवांशिकी। ठीक है, कई प्रकार के रोग होते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। तो कहने का मतलब वंशानुक्रम को हम इसीलिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या है हमारा वातावरण क्या होता है? देखो, वातावरण से तो सभी परिचित हो, हम जहां पर भी रह रहे हैं उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी सराउंडिंग्स जो होती हैं वो उसको हम वातावरण कहते हैं। मान लीजिए ये फैन चल रहा है तो फैन भी हमारा किस में आ जाएगा? वातावरण में आ जाएगा। फैन की हवा हम पर प्रभाव डाल रही है तो ये भी क्या, एक वातावरण है। ठीक है, सूरज वातावरण में आ जाएगा, हवा वातावरण में आ जाएगी, पहाड़, पानी, ये सब क्या है? एक तरीके से वातावरण है। आसपास का जो समाज है वो भी क्या है? एक वातावरण है। तो कहने का मतलब यह है कि वंशानुक्रम तो बच्चे की सीखने पर प्रभाव डालता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी बच्चे के सीखने पर प्रभाव डालता है। अब बात की जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एक कारक है जो रोल अदा करता है, तो वातावरण जो है एक बाह्य कारक है और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के सीखने पर। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। देखो, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो जीवन को शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। कौन कहते हैं? ये वुडवर्थ कहते हैं। मतलब वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल है जो जीवन को शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। ठीक है, बात की जाए, अगर हम वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं तो वंशानुक्रम में क्या चीज आती है कि देखो, सबसे पहली जो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका, जब कई सारी कोशिकाएं मिलकर, ठीक है, एक भ्रूण का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे पिता का जो शुक्राणु होता है और माता का जो अंडाणु होता है,
ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो देखो यहां पर ये शुक्राणु क्या एक सिंगल सेल है, अंडाणु भी क्या सिंगल सेल है, ये दोनों सेलों ने मिलकर के किसका निर्माण कर दिया? भ्रूण का निर्माण कर दिया। तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ठीक है, कई सारे भ्रूण में कई सारी कोशिकाएं आ जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बना लेती हैं। कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग से मिलकर क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है? कोशिका से होती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर भ्रूण, भ्रूण में भी कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं कई सारे मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतकों के समूह समूह जो होते हैं वो अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के क्या बना लेते हैं? शरीर बना लेते हैं। ठीक है, बात की जाए कि भाई वंशानुक्रम का निर्धारण कौन करता है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। और ये वाला क्वेश्चन तो कई बार यूपी टेट में, सी टेट में या सुपर टेट में, मतलब सुपर टेट तो खैर आपका 2 बार हुआ है, लेकिन ये यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि सुपर टेट में भी पूछ ले। तो देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या हम इसको कह सकते हैं 23 जोड़े। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? हम 23 जोड़े कह सकते हैं। ठीक है, 23 जोड़ों में होता क्या है? 23 जोड़ों में जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं उनको? ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो एक जोड़ा होता है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक जोड़ा जो बचा होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। ठीक है, ऑटोसोम्स जो होते हैं ये तो समान पाए जाते हैं, स्त्री में भी समान रूप से पाए जाते हैं और पुरुष में भी समान रूप से पाए जाते हैं ऑटोसोम्स। लेकिन जो एक जोड़ा जो होता है ये अलग पाया जाता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आपके XX पाए जाते हैं, XX, और मेल में आपका XY पाया जाता है। और इन्हीं के द्वारा हमारा क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होकर के लिंग का निर्धारण होता है। तो मैं आपका बता दूं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे XX है और ये XY है। ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। ये फीमेल का है, ये मेल का है। तो अगर फीमेल का X और मेल का X आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का XX आ गया, तो यहाँ पे बच्चा जो होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, ये फादर, यहाँ ये मदर फादर ले लो, ये मदर ले लो और ये फादर ले लो। ठीक है, फादर XY होता है। और अगर इसका X इसके Y से निषेचन हो रहा है तो XY बनेगा, तो XY यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मेल बच्चा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना। तो ये था हमारा वंशानुक्रम। अब हम पढ़ेंगे कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और सीटेट में तो कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनके आधार पर बच्चे के गुणों का निर्धारण किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला सिद्धांत है वो है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से गुणों में अलग होता है, और इन गुणों में भिन्नता होने का जो कारण है वो है माता पिता का बीज कोष। माता पिता का जो स्पर्म होता है वो ही जो है बच्चों में, बच्चे को गुणों में भिन्नता का कारण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखो, प्रत्यागमन का सिद्धांत यह है प्रति प्लस आगमन, मतलब विपरीत गुणों को लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह प्रत्यागमन का सिद्धांत ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चों के अंदर माता पिता के विपरीत गुण आ जाते हैं। जैसे माता पिता अगर छोटे हैं तो बच्चों की लंबाई बहुत हो जाती है, तो ये वो सिद्धांत कौन सा होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत होगा। ठीक है, माता पिता अगर कम बुद्धि वाले हैं, बच्चा तीव्र बुद्धि वाला है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं, बच्चा कम बुद्धि वाला है, तब भी क्या होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। मतलब विपरीत गुणों का अगर आगमन हो जाता है बच्चे के अंदर माता पिता से, तो वहां होता है ये प्रत्यागमन का सिद्धांत।
तीसरा क्या है, शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। शुद्ध गुणों की ओर का मतलब क्या है, देखो शुद्ध गुण होते हैं, जैसे माता पिता से बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं वो हमेशा शुद्ध गुण आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर माता पिता है, अगर माँ गोरी है और पिता जो है काले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चा होने की संभावना क्या होगी, बच्चा जो होने की संभावना होगी वो होगी काला। क्यों? क्योंकि जो गुणों का जो स्थानांतरण होगा वो हमेशा शुद्ध गुणों की ओर होगा। अब बताओ गोरे और काले में शुद्ध रंग कौन सा है, तो आप कहोगे सर काला जो है शुद्ध रंग होता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है बीजमैन का सिद्धांत। इसे हम सेल सिद्धांत भी कहते हैं, सेल सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये सिद्धांत ये कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण निरंतर रूप से होता रहता है, और उन गुणों के निरंतर रूप से स्थानांतरण होने का जो कारण होता है वो होता है आपका द्रव्य प्लाज्मा। द्रव्य प्लाज्मा को हम यहां पर कह सकते हैं एक तरीके से स्पर्म, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर द्रव्य प्लाज्मा ट्रांसफर होता रहता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चों के अंदर जो गुण होते हैं उनकी निरंतरता बनी रहती है। मतलब आनुवांशिक रूप से देखा होगा कि बच्चे रंग रूप में माँ की तरह या पिता की तरह क्यों बना रहता है, क्योंकि ये द्रव्य प्लाज्मा जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है क्रोमोसोम्स के माध्यम से, ठीक है। अगला देखो कहता है गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है, गाल्टन का सिद्धांत ये कहता है कि जो गुणों का ट्रांसफर होता है वो केवल माता पिता से ही गुण ट्रांसफर नहीं होंगे बच्चे में गुणों का स्थानांतरण माता पिता से ही नहीं वरन दादा दादी नाना नानी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो मतलब एक पीढ़ी जो अभी विद्यमान है उसी से गुणों का ट्रांसफर हो, उससे पहले वाली जो पीढ़ी रही है, दादा दादी जो आपके रहे हैं या नाना नानी परदादा परदादी रहे हैं, उनसे भी गुणों का ट्रांसफर हो सकता है। ये कहता है गाल्टन का सिद्धांत, ये जीव गणना का सिद्धांत। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखो डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, देखो डार्विन ये कहते हैं कि जो आनुवांशिकी के गुण हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। आनुवांशिकी के जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। गुणों का स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो गया और वही गुण स्थानांतरित होते रहेंगे। ये डार्विन ये कहते हैं, डार्विन ने एक प्रयोग किया था, ठीक है, जिराफ पर प्रयोग किया था। इनका जिराफ वाला प्रयोग बहुत ज्यादा फेमस है। ये कहते हैं कि गुणों का, जैसे मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण हुआ, अब जो जिस पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण हुआ है वो पीढ़ी क्या करेगी, वातावरण से संघर्ष करेगी। वातावरण से संघर्ष करके कुछ गुण जो ले लेगी वो वातावरण से अर्जित कर लेगी। अब वो जो गुण उसने वातावरण से अर्जित किए हैं वो गुणों का ट्रांसफर वो अपने आने वाली पीढ़ी में कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी से जो गुण चले आ रहे हैं बस वही गुण बार बार रिपीट हो रहे हैं आने वाली पीढ़ी में, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये डार्विन ये कहते हैं कि जब वातावरण से जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो कुछ गुण वातावरण से व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और फिर वे गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे उन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया था, तो जिराफ उस समय जो हुआ करते थे ये बताते हैं कि जिराफ की जो गर्दन थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, तो वो पेड़ से जो झाड़ियां हुआ करती थी तो पत्तियां खाने के लिए वो अपने गर्दन को उठाया करते थे, ठीक है। तो जब जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी तो उसके बच्चे भी छोटे हुआ करते थे। ये प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ता रहा। फिर हुआ क्या, जैसे ही उन लोगों ने वातावरण से संघर्ष किया, वातावरण से संघर्ष करने का मतलब क्या है कि उन्होंने पेड़ की पत्ती को खाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। जब सिर ऊपर उठाया तो सिर क्या हुआ, सिर एकदम से ऊपर बढ़ने लगा धीरे धीरे। देखो ये ऐसा नहीं है कि एक साल में हो गया, ये इसको हम होने में हजारों साल लगे होंगे, हजारों साल गर्दन को बड़ा होने में। ऐसा नहीं है कि अभी अगले साल हो गया, खींचते रहे अगले साल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आदमी पता नहीं कितना लंबा हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हजारों साल लगे इस चीज में, लेकिन वातावरण से संघर्ष किया। पहले गर्दन छोटी हुआ करती थी, अब गर्दन बड़ी होने लगी। अब जो बच्चे पैदा होंगे
वो भी बड़ी गर्दन वाले पैदा होंगे, उन्हें वातावरण से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मतलब गर्दन लंबी करने के लिए। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, गुणों का स्थानांतरण कुछ वातावरण से भी अर्जित किया जा सकता है। यह है आपका डार्विन का सिद्धांत। तो ये आपके वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत है। तो यहाँ पे वंशानुक्रम आपका समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे वातावरण के बारे में। देखिए, अब हम बात करेंगे वातावरण के बारे में। वातावरण की डेफिनेशन क्या है? वातावरण के अंतर्गत वे सभी कारक शामिल होते हैं जिसने व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित किया है। मतलब व्यक्ति के चारों ओर का जो वातावरण है, जो उस पर प्रभाव डालता है, उसके गुणों पर प्रभाव डालता है, उसके शरीर पर प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। ठीक है। वातावरण के संबंध में परिभाषा एक है, वुडवर्थ की परिभाषा है। तो उन्होंने ये कहा है कि वातावरण में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिसने बच्चे के जन्म से प्रभावित किया है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है। तो वातावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और एक होता है आपका बाह्य वातावरण। ठीक है। आंतरिक वातावरण क्या है? आंतरिक वातावरण, जब बच्चा, मैंने बताया था कि सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका से फिर भ्रूण बनता है। अब देखो, बच्चे का जब भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है, बच्चा जब भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है, तो भ्रूण जब बनना प्रारंभ हो जाता है, अब ये 9 माह का जो जीवन काल होता है मां के गर्भ के अंदर, वो कहलाता है आंतरिक वातावरण। ठीक है। अब आंतरिक वातावरण में आपका देखो, एक तो कोशिका आ गई, भ्रूण आ गया, ऊतक आ गई, ये इन सब चीजों का, और फिर अंग। जब अंग बन जाता है, शरीर के सभी पार्ट्स बन जाते हैं, तब बच्चा उस आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण की ओर आता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये कितने माह के लिए होता है? 9 माह के लिए होता है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये क्या, इसमें कौन सा प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, अगर माँ इस समय, माँ की शारीरिक स्थिति सही नहीं है, वो उचित आहार नहीं ले रही है, तो उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माँ अगर स्मोकिंग करती है तो उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माँ अगर संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, उसके अंदर कोई मानसिक तनाव है, तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब 9 माह का जो वातावरण होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक वातावरण। ठीक है। अब आ जाओ बाह्य वातावरण। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे हम व्यक्ति जिंदगी भर हमेशा, एवरी मोमेंट, हमेशा बाह्य वातावरण से घिरा रहता है। तो यहां पर देखो, ये 4 प्रकार का होता है: भौतिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक। भौतिक वातावरण क्या है? भौतिक वातावरण में आपके जैसे आसपास की जो चीजें होती हैं भौतिक रूप से, सूर्य का तापमान हो गया, जलवायु हो गई, ठीक है, स्कूल हो गया, पहाड़ हो गए, जल हो गया, ये सब किस में आ जाता है? भौतिक वातावरण में आ जाता है। सब एक एक चीज प्रभाव डालती है, तापमान प्रभाव डालता है, जलवायु प्रभाव डालती है, जल प्रभाव डालता है, हर एक चीज प्रभाव डालती है। तो ये आपका क्या आ गया? भौतिक वातावरण में आ गया। यहां पर देखो, ये है आपका सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में आपके क्या आता है? सामाजिक वातावरण में आपके आसपास का जो समाज होता है, आपके मित्र हो गए, आपके शिक्षक हो गए, आपके आसपास के पड़ोसी हो गए, ये सभी लोग क्या करते हैं? ये सामाजिक कारक में आते हैं, सामाजिक वातावरण में आते हैं। इनका भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के चरित्र पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। आगे आ जाओ मानसिक वातावरण पे। मानसिक वातावरण क्या है? मानसिक वातावरण का मतलब यह है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना, बच्चे की स्मरण शक्ति का विकास होना, बच्चे के मस्तिष्क का विकास होना, ये सब किस में आ जाता है? मानसिक वातावरण में आ जाता है। ठीक है। तो आसपास का मानसिक वातावरण जो है, आसपास में वो किस व्यक्ति के संपर्क में रह रहा है। अगर मान लो कोई एक बच्चा ऐसा है कि वो अगर किसी वैज्ञानिक के संपर्क में रह रहा है, तो उसके मानसिक वातावरण का बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर के पास रह रहा है तो उसका भी उसी हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अगला है संवेगात्मक। संवेगात्मक जो वातावरण होता है, जैसे आपके मित्र हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके आसपास का पड़ोस है, वो संवेगात्मक रूप से उनका स्वभाव कैसा है, उनके स्वभाव का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ चीजें थी, ये वातावरण के अंतर्गत थी, और आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो,
वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी ऑप्शन में अगर आपके आता है केवल वंशानुक्रम आया, दूसरा ऑप्शन मान लो आपका वातावरण आया और तीसरा ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण आया, तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण वाला हमेशा करेक्ट होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि व्यक्ति के जीवन पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, तो वंशानुक्रम का या वातावरण का या वंशानुक्रम या वातावरण दोनों का, तो ऑप्शन जो होगा दोनों वाला होगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं, एक चीज यहाँ पे आती है आपके प्रकृति एवं पोषण, प्रकृति एवं पोषण आता है। तो प्रकृति एवं पोषण का मतलब क्या है, प्रकृति यहाँ पर मतलब है सीधा सीधा जान लो, प्रकृति का मतलब है यहाँ पे अनुवांशिकी से और पोषण का मतलब है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्रकृति एवं पोषण या आप कह लो अनुवांशिकी एवं वातावरण, बात एक है प्रकृति जो नेचर है, जो नेचर से हमें मिला है, जो हम लेकर के आए अपने माता पिता से, अनुवांशिकी। पोषण वातावरण हमें पोषित करता है, वातावरण हमें जलवायु देता है, वातावरण हमें जल देता है, हमें भोजन देता है, तो वो किसमें आ जाएगा, पोषण आ जाएगा वातावरण में। तो ऑप्शन चाहे प्रकृति एवं पोषण आए, ऑप्शन चाहे वंशानुक्रम एवं वातावरण आए, ऑप्शन दोनों ही सही होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसी सीरीज आपकी चलती रहेगी। अभी 2 की सीरीज चल रही है, मनोविज्ञान की और शिक्षण कौशल। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में हम गणित की, विज्ञान की, सबकी सीरीज प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।